हेलो। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अवस्था एकेडमी में। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका पवन पारस सर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक लेख और एक पत्र। ठीक है, एक लेख और एक पत्र, जिसके लेखक होंगे भगत सिंह। जिसके लेखक कौन होंगे? भगत सिंह। और इनकी शहादत की बात करेंगे तो इनका शहादत 7:33 पे 23 मार्च 1931 को हुए थे। ठीक है, लाहौर के सेंट्रल जेल में। तो एक लेख और एक पत्र लिखने के पीछे क्या मंशा रहा, क्या आपने जानने की कभी कोशिश की? भगत सिंह नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि एक क्रांतिकारी महायोद्धा भगत सिंह। आइए जानते हैं भगत सिंह की शुरुआती दौर से कि कैसे भगत सिंह का जन्म होता है, कैसे ये क्रांतिकारी दल में शामिल होते हैं और अपने भारत के लिए, भारत माता के लिए मात्र 23 वर्ष के उम्र में ही शहादत यानी वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो भगत सिंह का जन्म लौलपुर के पाकिस्तान में ही हुआ था, लेकिन इनका मूल निवास पंजाब में हुआ। भगत सिंह की मां का नाम विद्यावती और पिता का नाम सरदार किशन सिंह। कभी वो सपना नहीं देखे थे एक छोटा सा बच्चा भारत माँ के लिए काम आ जाएगा और ऐसे वीर सपूत का हमें माँ बाप कहलाने का हक प्राप्त होगा। तो एक लेख और एक पत्र क्लास 12th का ये बेहतरीन चैप्टर है। क्लास 12th का आपका हिंदी का बेहतरीन चैप्टर है, एक लेख और एक पत्र। क्या जानने की कोशिश की है आपने कि भगत सिंह कौन थे, क्या थे, किस शख्स का नाम भगत सिंह है? तो आइए शुरू करते हैं हम भारत के गुलाम होने की कहानी से। जब व्यापार करने के लिए पुर्तगाली, फ्रांस, डच, स्वीडिश भारत आए, उसी के पीछे पीछे एक ब्रिटानिया देश का नाम भी पीछा करके भारत की सरजमी पर कदम रखा। 1757 प्लासी युद्ध होने के बाद अंग्रेज का वर्चस्व धीरे धीरे भारत पर फैलता गया और बक्सर का युद्ध 1764 होने के बाद भी अंग्रेज पूरी तरह भारत पर हावी हो गए। भारत गुलाम होता गया अंग्रेजों के अधीन और यहाँ के जमींदारों, सम्राटों, राजाओं के अधीन, और भारत की जनता करा रही थी। आज़ादी की सुबह देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस सुबह में अंग्रेज सामने खड़े होते थे। आखिर अंग्रेजों ने ऐसा किया क्या भारत पे? तो हम नहीं चाहते थे कि हम भारतवासी किसी दूसरे के अधीन हो, गुलाम हो। ब्रिटेन से तो जो हुकूमत आती थी वो भारत पर थोपी जाती थी, लेकिन कुछ सही होते थे, कुछ गलत, और यहाँ के उनके जो अधिकारी पुलिस थे वे उनका इस्तेमाल बहुत गलत तरीके से करते थे, जिसके कारण भारत की जनता करा रही थी। इसी जमी पे महात्मा गांधी का जन्म हुआ 1869 में पोरबंदर के गुजरात में। धीरे धीरे महात्मा गांधी बड़े होते गए और इनके पिताजी अच्छे घराने से आते थे, अंग्रेजों के यहाँ काम करते थे, दीवान हुआ करते थे। तो गांधी जी को पढ़ने का मौका विदेश में मिला और ये गए, लंदन गए, जहाँ अंग्रेज, वहाँ इन्होंने बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त की, वकील की पढ़ाई करके आए लंदन से। जो लंदन से पढ़ाई पढ़ के आता है उसे हम बैरिस्टर बाबू कहते हैं, और जो भारत में रहकर लॉयर की पढ़ाई करता है उसे हम वकील कहते हैं, लॉयर कहते हैं। तो इन्होंने लंदन से बैरिस्टर लॉ की उपाधि धारण की। तो सारे ब्रिटेन और यहाँ के भारत में जो ब्रिटेन हुकूमत थी वो डरती थी अंग्रेजी हुकूमत गांधी जी से। तो उस समय जब गांधी जी लौटे तो दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान उन्हें बड़ी यातनाओं से गुजरना पड़ा, जिसके कारण महात्मा गांधी वहाँ पे आंदोलन किए। हम भगत सिंह की कहानी सुनाने से पहले महात्मा गांधी की कहानी क्यों सुना रहे हैं, उसकी बात तुरंत आपको पता चलेगी। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में बड़ी यातनाओं का सामना करना पड़ा, आंदोलन किए। आंदोलन करने के बाद
वहाँ पे कई आश्रम की स्थापना किए, फिनिक्स आश्रम हो गया, कई प्रकार के आश्रम की स्थापना किए जिसमें वहाँ के असहाय गरीब अनाथ लोग रहकर अपने हक के लिए अपने देश से लड़ सके। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहकर अनेक पत्रिकाएं निकाला, जिसमें हरिजन है ना, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये सब बहुत सारी किताबें महात्मा गांधी ने निकाला। और भारत पर इधर अंग्रेजी हुकूमत अपना वर्चस्व जमाए हुए थी, तो कुछ चंपारण के व्यक्ति जैसे राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद और सारे बतख मियाँ, बहुत सारे लोग गए महात्मा गांधी से मिले और बोले कि चलिए और देखिए भारत की हालत क्या हो गई है, आप भी इस मिट्टी से जन्मे हुए हैं। महात्मा गांधी वकील थे तो उन्हें ज्ञान था, और महात्मा गांधी को भारत लाने का पीछे मकसद यही था कि अंग्रेज उनसे डरे, अंग्रेज डरे भी। महात्मा गांधी ठहरे सत्य और अहिंसा के पुजारी, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सच बोलो और अहिंसा के पथ पर चलो, यही एक मुक्ति का मार्ग है और इससे तुम्हें आज़ादी भी मिलेगी। महात्मा गांधी मानते भी थे। और महात्मा गांधी जब भारत लौटे तो किस मसले पर लौटे, तो इन्हें चंपारण में सबसे पहले कहा गया बिहार की धरती पर आइए चंपारण और देखिए कि ज़बरदस्ती अंग्रेज नील की खेती करवा रहे हैं, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य है, नहीं तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उनकी ज़मीन हड़प ली जाती थी, गोली मार दी जाती थी, उनके माँ बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। ऐसी कहानी जब महात्मा गांधी सुने तो बोले कि ठीक है मैं चलूँगा, और आए और 1915 में भारत लौटे और 1916 में गुजरात के साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना किए रहने के लिए। फिर 1917 में गए चंपारण आंदोलन, डेट याद रखिएगा बहुत फेमस है कि 1915 में जब ये भारत लौटे तो 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की, 1917 में चंपारण गए, बिहार के चंपारण जिला में गए और वहाँ जाकर इन्होंने चंपारण आंदोलन यानी नील सत्याग्रह आंदोलन का आह्वान कर दिया कि नहीं, हम लोग 20 कट्ठा में 3 कट्ठा ये नील की खेती क्यों होगी, इससे ज़मीन बहुत खराब हो रहा है, हम नील की खेती नहीं करेंगे। अंग्रेज झुके, अंग्रेज यहाँ झुक गए कि चलिए ठीक है हम अपने बातों को वापस लेते हैं। फिर आया 1918 का दौर और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ कि मजदूरों को ज़बरदस्ती 24 घंटा काम करवा के, मतलब डबल ड्यूटी जो करना चाहता है वो करके उसे दोगुना पैसा दिया जाएगा, लेकिन नहीं दिया गया तो मजदूर, सारे मजदूर महात्मा गांधी से मिलकर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ। वहाँ भी झुके अंग्रेज। फिर समय आया आपका 1919 का, डेट याद करते जाइएगा, 1919 का, जिस समय भगत सिंह का उम्र हुआ करता था मात्र 12 वर्ष। याद रखिएगा, जिस समय 1919 का डेट आया भगत सिंह का उम्र कितना था, 12 वर्ष। तो 1919 में वैसाखी के दिन, बहुत ये फेमस दिन है, अमृतसर जालियांवाला बाग, हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड, आप इसे याद रखेंगे। और इस दिन हमारे लिए दुख का भी दिन है कि भारत के, हमारे पूर्वज भारत के जितने बैसाखी के दिन गेहूं काट के इकट्ठा हुए थे जालियांवाला बाग एक जगह में, वहाँ पर जनरल डायर जो अंग्रेज था, उसको कोई भारतीय जो सिपाही था जो अंग्रेज में शामिल हुआ था, जाकर खबर दे दिया जनरल डायर को कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में हजारों की संख्या में भारतीय लोग इकट्ठे हुए हैं आपके खिलाफ आंदोलन करने के लिए। ये बात, ओह माय गॉड, ऐसी बात है। अंग्रेज जनरल डायर पुलिसों को लेकर, अंग्रेजों को लेकर, ब्रिटानियन को लेकर पहुंच गया जालियांवाला बाग में, और मात्र एक ही दरवाज़ा हुआ करती थी और उस दरवाज़ा को घेर लिया और निहत्थे गोली बरसा दिया। जितने गर्भवती, जितने असहाय, जितने गरीब, जितने बालक, बच्चे, बूढ़े, महिला, जितने भी थे सब पर अंधाधुंध गोली चलवा दिया। कितने तो उसमें कुएं में कूद कर जान दे दिए। जनरल डायर, याद रखिएगा ये जनरल डायर। और ये जनरल डायर जो गोली चलवाया था, जब भारत आज़ाद हुआ ये ब्रिटेन में जाकर रहा, तो एक भारतीय जिसका नाम उधम सिंह है, ब्रिटेन में जाकर उधम सिंह को गोली मारा था कि तूने गोली चलाने का आदेश दिया था, ले, और यहाँ ठोका, यहाँ
ससुरे को यहाँ ठोका उसको, मर, तू भी मर जैसे मारा है तूने। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, 13 अप्रैल 1919 को। डेट याद करते जाइएगा। 15 में भारत वापस आए महात्मा गांधी, 16 में साबरमती आश्रम की स्थापना किए, 17 में चंपारण आंदोलन, 18 में अहमदाबाद मिल मजदूर, और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। और 1919 में ही एक एक्ट आया था जिस एक्ट का नाम था रोलेक्ट एक्ट, और इस एक्ट के तहत जितने भी भारतीय थे या जिन पर शक हो जाए उसको बंदी बना लिया जाता था, और बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील पर उनकी कार्रवाई होती थी और उनको सजा होती थी रोलेक्ट एक्ट के तहत। उसके खिलाफ और सत्यपाल किचलू, इसी रोलेक्ट एक्ट के तहत सत्यपाल और किचलू नामक 2 व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया था। और इसी के विरोध के लिए, रोलेक्ट एक्ट के विरोध के लिए, सत्यपाल किचलू की रिहाई के लिए लोग वैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे, जिसके कारण जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी थी। 1919, 13 अप्रैल 1919 डेट याद रखेंगे। इसी के खिलाफ महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेट मूवमेंट चला दिया। कब? 1920 में। ये भी डेट हम याद रखेंगे। 1920 में महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेट मूवमेंट चला दिया कि नहीं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कि नहीं, हम कोई भी अंग्रेज का काम नहीं करेंगे, वो चाहे सरकारी काम हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे कोई भी अंग्रेजी हुकूमत की दी हुई रियायतें हमें नहीं चाहिए, हम उसका हम विरोध करते हैं, और है ना, असहयोग, अंग्रेज का सहयोग नहीं करना है। असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी ने शुरू कर दिया। जब भगत सिंह 12 वर्ष के थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय, उस समय उन्होंने मिट्टी उठाई वहां से रोते हुए कि माँ मैं कसम खाता हूं इस मिट्टी की कि मेरे भारतीयों पर जिसने गोली चलाया है मैं उसका एक एक का बदला लूंगा। ऐसे भगत सिंह का जज्बा था। ऐसा देखकर उनके पिताजी बोलते हैं किशन सिंह के, ओए भगत क्या करता है तू? रोते हुए भगत सिंह कहते हैं कि पिताजी मैं मिट्टी में बंदूकें बो रहा हूं। ओए क्यों भगत? मैं बंदूकें बो रहा हूं ताकि अगर ये पेड़ होगा तो बहुत सारे बंदूकें होगी, और उस बंदूकों से मैं प्रत्येक अंग्रेज को मारूंगा, हर भारतीयों को बंदूक देकर सारे अंग्रेजों का यहां से भगाऊंगा। ऐसी जज्बा देखकर सरदार किशन सिंह और विद्यावती बहुत दुखी हुए कि मेरा बेटा बचपन से ही अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ इतनी आग बबूला हो रहा है, किसी अंग्रेज को पता चला तो वो तो इसे कैद कर देंगे या गोली मार देंगे। भगत सिंह डरने वालों में नहीं थे। 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ भगत सिंह रोए। 1920 में जब असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी शुरू किए, पूछते थे महात्मा गांधी को भगत सिंह, और कांग्रेस में शामिल होने के लिए भी ललकते थे। सबसे पुरानी पार्टी भारत की मानी जाती है अंग्रेजों के समय से तो कांग्रेस पार्टी। अंग्रेजों ने सोचा कि एक पार्टी बनाया जाए, कांग्रेस पार्टी। अंग्रेज का एक रिटायर्ड आईएएस था, आईएएस, जिसने सोचा कि मैं एक कांग्रेस पार्टी बना दूं जिसके तहत मैं सारी भारतीयों की राय जान सकूं। मैं प्रत्येक भारतीयों की जो राय होती है, जो विचार होते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, वो आंदोलन करते हैं, वो अपने पार्टी आदमी को बताएंगे। वही पार्टी के जो अध्यक्ष होंगे अंग्रेजों के सामने बैठेंगे, और मैं जो कहूँगा वो अध्यक्ष मानेगा। इससे भारतीय जनता अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, उस पार्टी के खिलाफ लड़ेगी। सोचिए, अंग्रेजी हुकूमत की दिमाग की पैदाइश किया 1885 कांग्रेस पार्टी, और हुआ भी। बाद में कांग्रेस पार्टी अच्छा हुआ, लेकिन उस समय कांग्रेस पार्टी का अंग्रेज इस्तेमाल किए। 1885 कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, पार्टी में जुड़े महात्मा गांधी। भगत सिंह भी जुड़े कांग्रेस पार्टी से। लेकिन जब 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ तो भगत सिंह गांव-गांव, गली-गली घूम कर बोलते थे, अरे अब अंग्रेज भारत छोड़ेगा, अब मेरा देश आज़ाद होगा, अब जागो भारतीयों, माँ बापू आ गए हैं, महात्मा गांधी आ गए हैं, मेरा देश अब आज़ाद होगा, हम आज़ाद होंगे, महात्मा गांधी की जय, हम अब आज़ाद होंगे, मेरा देश अब आज़ाद होगा। घूम कर बचपन से ही प्रचार करते थे। उस समय आपके 13-14 वर्ष के भगत सिंह हो गए। 1920 में आंदोलन चल ही रहा था। 1921, 1922 लगातार आंदोलन चल ही रहा था। तब तक 1922 4 फरवरी 1922 को यूपी में गोरखपुर नामक एक चौड़ा चौड़ी स्टेशन पर, एक पुलिस स्टेशन पर
जिसने अपनी माँ, बहन, भाई, बेटे खोए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड में, उन्होंने बदला लेने के लिए चौरा चौरी जगह पर पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। निहत्थे उसमें 20-25 पुलिस वाले, भारतीय पुलिस, अंग्रेज पुलिस मारे गए। महात्मा गांधी से कहा गया कि यही आपका आंदोलन है, सत्य और अहिंसा। क्या ये आप एक तरफ हिंसा करवा रहे हैं और एक तरफ सत्य और अहिंसा का बात बोल रहे हैं? महात्मा गांधी इस आंदोलन को बंद कर दिए। महात्मा गांधी ने बोला कि अगर हिंसा से ही आपको भारत को आज़ादी दिलानी है, आज़ादी चाहिए, तो हम आंदोलन क्यों कर रहे हैं? लड़ो मरो, नहीं करनी हमको कोई आंदोलन। भगत सिंह रोए कि ये आपने क्या कर दिया, अब आज़ादी नहीं मिल सकती है। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया, छोटे मोटे आंदोलन होते रहे। 1930 डेट याद रखिएगा माय डियर, 1930 और 1922 के बीच बहुत सारे ऐसे घटना हुए जो दौर भगत सिंह का दौर कहा जाता है। 1922 से 1930 के बीच भगत सिंह का दौर कहा जाता है। और भगत सिंह इस बीच बहुत सारे आंदोलन किए और पार्टी में शामिल हुए, जिसमें हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक समाजवादी पार्टी की स्थापना की, नौजवान सभा की स्थापना की, जिसमें नौजवान शामिल हो। चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर, राम प्रसाद बिस्मिल के साथ मिलकर, बहुत सारे ऐसे उनके दोस्त क्रांतिकारी थे जिसके साथ मिलकर उन्होंने भारत में रहे अंग्रेजों के खिलाफ छोटे मोटे बड़े आंदोलन करते रहे। जिसमें से एक आपका रेल, जिसमें से आपका एक काकोरी कांड आता है। काकोरी है ना, रेल कांड। हालांकि इसका नाम बदलकर काकोरी रेल एक्शन कर दिया गया। और इसमें क्या था कि जो अंग्रेज भारतीय जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता है, उसमें भारत के जितने भी सोने जेवरात, यहाँ की खाद्यान्न जितने भी थे, ट्रेन में भर भर कर लंदन भेजी जा रही थी, ब्रिटेन भेजी जा रही थी। तो काकोरी ट्रेन एक्शन के तहत भगत सिंह ने जितने उसमें भारतीय सामान रखे गए थे उसमें सभी को लूट लिया गया। लूट क्या लिया गया? भारत में ही उसको रख लिया गया। तो भारत की सामान थी और जितने भी घोड़े थे उनको वहाँ मार दिया गया। इसका केस हुआ, धीरे धीरे समय बीता। 1925 की ये शायद बात है जब काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत ही हुआ था। उससे बीच में 1922 से 1930 याद रखिएगा, इसी बीच में 1925 था जिसमें काकोरी ट्रेन एक्शन की बात कहें हम। इसके बीच में भगत सिंह, इसके बीच 1925 में जब काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ तो 1928 में, डेट याद रखिएगा, 1928 में आपका साइमन कमीशन 5 सदस्यों की कमेटी ब्रिटेन से ब्रिटेन से भारत आ रही थी। 5 या 7 सदस्यों की कमेटी थी, ब्रिटेन से भारत आ रही थी कि जितने भी पुराने कानून होंगे उसे हटाएंगे, नए कानून जोड़ेंगे, तरह तरह की टैक्स ला देंगे, मजबूत करेंगे। इसके खिलाफ भारत के ही एक बुजुर्ग थे लाला लाजपत राय, बोले कि नहीं, अब कोई भी ब्रिटेन के लोग ट्रेन से भारत नहीं आ सकते हैं, हम ट्रेन हाईजैक करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, ट्रेन पे आंदोलन करेंगे हम। लाला लाजपत राय, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव, बहुत सारे लोग मिलकर चल दिए। कहाँ चल दिए? साइमन कमीशन को रोकने के लिए चल दिए। और उसका नेतृत्व कर रहे थे हमारे महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय जी। लाला लाजपत राय जी बोले, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। सारे लोगों के पीछे से नारा लगता था कि साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। जब साइमन सदस्य बाहर निकले तो बोले, हु इज दिस, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? और यहाँ के जो ब्रिटेन के गवर्नर थे, लॉर्ड इरविन, सॉन्डर्स, स्कॉट, सारे लोग इकट्ठे हुए थे उस आंदोलन को रोकने के लिए। लेकिन आंदोलन उग्र हो गया। उग्र तब हुआ दोस्तों जब लाला लाजपत राय जी को भीड़ में से बाहर निकालकर, ऐसे बैरिंग लगा हुआ था, ऐसे है ना, बैरिंग लगा हुआ था, इस बैरिंग में से लाला लाजपत राय जी को बाहर निकालकर
अंग्रेजों की लाठी से मार मार कर निहत्थे लाला लाजपत राय जी को डंडे से मार मार कर सर फोड़ दिया गया, उन्हें घायल कर दिया गया। घायल क्या कर दिया गया दोस्तों, उन्हें वहाँ वीर गति प्राप्त हुई, उन्हें शहीद होना पड़ा अपने देश की आज़ादी के लिए, अपने भारतीयों की आज़ादी के लिए, गुलाम भारत माता को आज़ाद करने के लिए लाला लाजपत राय को कुर्बानी देनी पड़ी। दोस्तों जब लाला लाजपत राय की हत्या कर दी गई तब उसका बदला लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद प्लान बनाए कि हम हत्या का बदला हत्या करेंगे। एक अलग बात थी कि एक राजनीतिक दल अलग, राजनीतिक बातें अलग थी, राजनीतिक आपका आंदोलन मूवमेंट वो अलग थी, और एक आपराधिक मामला अलग थी। आपराधिक मामला आप किसी की हत्या करना, किसी की लूटमार करना, किसी के मारधार करना, वो आपराधिक मामले हुए। राजनीतिक मामले अलग होते हैं जिसमें आपका आंदोलन करना, किसी के खिलाफ बोलना, आवाज़ उठाना, वो अलग बातें हैं, उसमें छूट मिल जाती है अंग्रेजों के जो आपके जो नियम होती है उससे, और जो आपराधिक मामले होते हैं उससे आप लोग को छूट जल्दी बेल नहीं मिलता था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु प्लान बनाए कि हम स्कॉट की हत्या करेंगे। मेन उसमें जो पुलिस अधीक्षक था उसमें आपका स्कॉट था। प्लान बना मारने के लिए, स्कॉट की हत्या करेंगे हम लोग, तभी जाकर ये सरकार सुनेगी कि नहीं, किसी भारतीय का अगर हम हत्या करते हैं तो उसका बदला भी बहुत बुरा हो सकता है। प्लान बना, और प्लान बनाकर उस दिन जब प्लान बना तो गोली मारने के लिए उतावला हुआ राजगुरु, ओए मैं तो गोली मारने में बहुत एक्सपर्ट हूँ, मैं ही गोली मारूंगा, मुझे ही गोली मारने के लिए बोला जाए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु मेन लीड कर रहे थे उसको मारने के लिए, स्कॉट की हत्या करने के लिए, लेकिन स्कॉट उस दिन था ही नहीं। उसके बदले में सॉन्डर्स निकल गया, क्योंकि एक प्लान बनती है, उस प्लान के तहत अगर व्यक्ति नहीं मिलता है तो फिर दूसरी योजना बनानी पड़ जाएगी, और दूसरा समय तो है नहीं, कहीं पकड़ाएगा तो और दिक्कत होगा, जो मिले उसको ही हत्या कर दो। उसके बदले सॉन्डर्स की हत्या कर दी गई, और हत्या करते ही इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगे, अंग्रेजों भारत छोड़ के नारे लगे, और पर्ची फेंके गए। वहाँ से ये तीनों भागे। जब भागे तो भागते भागते के क्रम में कुछ भारतीय भगत, सुखदेव, राजगुरु को देख लिए। देखने के बाद अंग्रेज पूछा कि कोई गया है, कोई देखा है क्या? तो हाँ हम देखे हैं कोई 3 लड़कों को भागते हुए। अब उन तीनों की पहचान कराने के लिए भारत के हर एक स्टेशन, हर एक चौके गली में जांच पड़ताल करना शुरू हुआ। लेकिन भगत, सुखदेव, राजगुरु अपना भेष बदल कर, आप देखे होंगे कि जब भगत, सुखदेव, राजगुरु जब पहले थे आंदोलन के समय तो उन्हें जट्टा थी, केस था, कुर्ता था, पैजामा था, अलग पंजाबी ड्रेस पहना करते थे लोग। और जब सॉन्डर्स की हत्या हुई, जब भारत छोड़े उन लोग कि हम लोग पकड़े जाएंगे तो फिर भारत को आज़ाद कराने में बहुत मुश्किल हो जाएगी, तो हमें अभी फिलहाल देश छोड़ना होगा। तो उस समय उन्होंने मोछ, जो विलायती वेशभूषा होता है ब्रिटानिया का, ब्रिटेन का, वो अपना बनाए, मोछ बनाए, पैंट शर्ट पहने, है ना, टोपी पहने। तो आप फोटो में देखोगे भगत सिंह का 2 रूप, कि एक टोपी पहने, मोछ बनाए है, एक बंदूक रखेंगे, तो वो समय का है जब सॉन्डर्स की हत्या करके वो लोग भारत छोड़कर विदेश जाने के फेर में थे ताकि हम पकड़े नहीं जाए। उस समय का वो फोटो है, और चालाकी से अंग्रेजों के नाक के तले वे तीनों भगत, सुखदेव, राजगुरु भारत छोड़कर चले गए। जब भारत छोड़कर चले गए, इधर महात्मा गांधी कुछ आंदोलन करते रहे, उनकी बात कांग्रेस की बैठक होती रही। फिर धीरे धीरे भगत सिंह, विदेश में उनको चैन नहीं मिला कि नहीं हम भारत को छोड़कर आगे, भारत का स्थिति कैसा होगा, मेरी आवाज़ जन जन तक पहुंचनी चाहिए, लोगों तक पहुंचनी चाहिए। भगत सिंह की माँ विद्यावती, नमन है ऐसी माँ को जिसने सपना सोचा था कि मेरा बेटा सेहरा सजाएगा, घर में बहू आएगी, मेरे साथ खाना बनाएगी, मेरा हाथ बटाएगी। पिता जिसने सोचा होगा कि एक मेरा बेटा, जवान बेटा मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन वो अपना जीवन, सारा जीवन भगत सिंह ने अपने भारत देश के लिए न्यौछावर कर दिया। उम्र कितनी थी? तो मात्र 18 से 19 से 20 बरस, एक नौजवान भारतीय योद्धा भगत सिंह भारत आए, और भारत आकर इन्होंने योजना बनाई कि हम बम फेंकेंगे अंग्रेजों के बीच। लोकसभा, जहां केंद्रीय असेंबली हुआ करती थी, जो भारत में अभी पुराना लोकसभा है, जो नया एक भारत मंडप बना है संसदीय भवन, वो छोड़कर जो आपका पुराना केंद्रीय असेंबली था लोकसभा, उसमें जो आप एक लाल दरी देखते होंगे, उसमें भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, जतिंदा, सब कोई मिलकर प्लान बनाया कि हम बम फेंकेंगे। बम फेंकेंगे तो बम आएगा कहाँ से?
तो भगत सिंह के एक दोस्त थे, एक बंगाली दोस्त, जो बम बनाने के बारे में जानते थे। उन्होंने मदद किया, लेकिन कब? वो बोले कि नहीं, ये तो हिंसा हुआ, हम बम नहीं बनाएंगे, ये गैर कानूनी हुआ। भगत सिंह बोले कि कैसी हिंसा, किस ये तो हिंसा हुआ, किस हिंसा की बात करते हो तुम, किस हिंसा की बात करते हो? लाला लाजपत राय को डंडों से पीटकर मार दिया गया, हमारे भारतीय माँ बहन के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, रड से दागा जाता है, उसकी आंखें फोड़ दी जाती है, जमीन हड़प लिया दिया जाता है, गोली मार दिया जाता है, क्या वो हिंसा नहीं है? किस अहिंसा की बात करते हो तुम? भगत सिंह को गुस्सा आया, उन्होंने बोतल फोड़ा और उस बंगाली दोस्त को जान से मारने के लिए उतावले होगा कि मैं तुमको भी मार दूंगा। उसने भी बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, भगत सिंह को मारने के लिए भी एक चाकू उठाकर ऐसे भगत सिंह को मारने के लिए ऐसे किया, तो भगत सिंह ने हाथ रोक लिया और बोला कि दोस्त, भगत सिंह बोले कि दोस्त, ये तुम क्या कर रहे थे? तुम भी तो ये हिंसा कर रहे थे, तुम भी तो अपने को बचाने के लिए मुझे मारने के लिए आ रहे थे, तो ये हिंसा नहीं हुई? सोचो, इसको आत्मरक्षा बोलते हैं और हम अपने देश की आत्मरक्षा करना मुझे आता है, अपने देश की आत्मरक्षा हम लोग जरूर करेंगे अगर तुम नहीं करोगे तो। ये बात सोचकर वो बम बनाने के लिए राजी हो गया। बम बना और डेट आया 1929। ये डेट याद रखेंगे। 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन, 1928 में साइमन कमीशन और 1929 में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह केंद्रीय असेंबली में जाकर बम फेंके, और वैसा जगह बम फेंके जहां यहाँ लोग बैठे हैं, है ना, तो यहाँ बम फेंका गया ताकि किसी को नुकसान न हो और इस बहरे अंग्रेजी सरकार के कानों के पर्दा फटे और इस भारतीय लोगों की आवाज़ को सुने। और वहाँ पे अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने अपने आप को सरेंडर कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेज सोच रहे थे कि जिसकी खोज हम कर रहे थे वो खुद चलकर आया है, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे थे कि एक शेर उसका ही इस्तेमाल करके खुद अपने पिंजरे में गया है। बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह अपने आप को सरेंडर किए और सरेंडर करने के बाद उनके बारे में तहकीकात किया गया। कुछ पता नहीं चला, अंग्रेजों को लगा कि ये एक आंदोलनकारी है, लेकिन धीरे धीरे उन्हीं में से जब अंग्रेज तहकीकात करके चारों बगल खोजबीन किए तो उनके सारे दोस्त पकड़े गए। जतिन दास, राम प्रसाद बिस्मिल, बंगाली दोस्त, सारे लोग पकड़े गए और बारी आई चंद्रशेखर आज़ाद की, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी मर जाएंगे खुद की गोली से, लेकिन अंग्रेज की गोली से नहीं मरेंगे। कहते हैं कि दोस्तों कि चूल्हे में जलकर लकड़ी और लकड़ी से बचे हुए को राख कहते हैं, चूल्हे में जलकर लकड़ी और जलकर लकड़ी से बचे हुए को राख कहते हैं, और अपने देश के लिए कुर्बानी देने वाले को चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपने देश के लिए अंग्रेजों की गोली से मरना नहीं, अपनी खुद की गोली से मरना स्वीकार किया और बैठ गए और बैठकर अपने आप को शूट कर लिए। और शूट होने के बाद भी अंग्रेज डरते थे चंद्रशेखर आज़ाद से कि ये मरने के बाद भी कहीं हम लोगों को शूट कर दिया तो दिक्कत है। ऐसे हैं हमारे चंद्रशेखर आज़ाद। फिर सारे लोग पकड़े गए, धीरे धीरे सॉन्डर्स का केस खुला। सॉन्डर्स का केस खुलने के बाद वो बंगाली दोस्त भी आया, बंगाली दोस्त आया तो केस चला। केस चलने के बाद बोला कि हम तो इसको जानते ही नहीं है कि कौन है। भगत सिंह ने बोला कि हम जानते ही नहीं है कि कौन है। फिर उनका सारे दोस्त, कुछ सुखदेव, कुछ राजगुरु, उनको मन नहीं लगता कि मेरा दोस्त जेल में है, हम बाहर रहें, चलो हम भगत सिंह, सुखदेव इस सबके साथ ही रहते हैं। राजगुरु भी चला आया, जितने दोस्त लोग वो सब चले आए भगत सिंह के साथ कोर्ट में कि हमको भी सरेंडर कीजिए, मैं भी इसमें शामिल हूँ, मुझे भी गिरफ्तार किया जाए। और जो जज थे वो कुछ भारतीय जज थे, कुछ ब्रिटेनी जज, एक साथ बैच मिलकर इसकी सुनवाई कर रहा था। सारे लोगों को भगत सिंह के साथ डाल दिया गया। बड़ी दिलचस्प है, इस कहानी को सुनते जाइएगा, आपको बहुत, है ना, मन लगेगा सुनने में। दोस्तों, बंगाली दोस्त से बोला गया कि ये तो बम बनाना जानता ही नहीं है, ये क्या बम बनाएगा। बोला कि क्यों? बोलो दादा, मुझे बम नहीं बनाने आता, अगर जानते हो तो बताओ बम कैसे बनता है। बंगाली दादा बोला कि बम बनाने में यो लगो छो, है ना, सारे रेसिपी बम बनाने का उस बंगाली दोस्त ने उनको बता दिया। अब अंग्रेज बोला कि देखो, तो कहते हो कि उसको बम बनाने नहीं आता है, तो बता रहा है और बोल रहा है कि सबको मैं जानता हूँ। भगत सिंह ने बोला कि थैंक यू सो मच बताने के लिए। हाँ, ये बम बनाने की कला तो यही सिखाए थे और ये हमारे में ही शामिल है। जानते थे तो पूछे क्यों नहीं?
तो पूछे इसलिए ताकि इनके माध्यम से सारे मीडिया वाले को, लोगों को पता चल जाए कि बम कैसे बनता है, ताकि हमारे भारत के हर बच्चा बच्चा बम बनाने के लिए सीख जाए और वो दिन दूर नहीं जब अंग्रेज इस भारत को छोड़कर ब्रिटेन को भागेगा। अब तो ठहाके लगने लगे, तालियां बजने लगी कि वाह भगत क्या तूने दिमाग लगाया है। अंग्रेज उनका इस्तेमाल नहीं, भगत सिंह अंग्रेज का इस्तेमाल कर रहे थे। उसके बाद एक बिल पास हुआ जिसके तहत कि कोर्ट में कोई व्यक्ति भी नहीं होगा, तब पर भी सुनवाई होगी और जांच पड़ताल जारी रहेगी। उसके बाद महात्मा गांधी के पास लोग पहुंचे, भगत सिंह की मां, पिताजी, सारे लोग पहुंचे महात्मा गांधी के पास कि मेरे बेटे के लिए कुछ कीजिए, मेरे बेटे को रिहा कराइए। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी कर रहे थे। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को छोड़कर 1931 में ही एक गांधी इरविन समझौता हुआ। 5 मार्च शायद डेट, 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसके तहत एक बिल पास हुआ। और 1930 में ही याद रखिएगा कि गोलमेज सम्मेलन भी, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा 1931 और तीसरा 1932, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए 1930, 1931, 1932। 1930 में गांधी इरविन समझौता भी हुआ, जिसके तहत इरविन ने चाल चला और कहा कि जितने भी राजनयिक मामले हैं उस सारे अपराधियों को बरी किया जाता है, सिवाय अपराधी मामलों को छोड़कर। इरविन बहुत चालाक थे। गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने बात उठाया था सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करके कि ठीक है कि हम सारी शर्तें आपका मानते हैं, भगत सिंह, सुखदेव, उनके साथियों को फांसी माफ कर दी जाए, उन्हें या तो कुछ उम्र की सजा दी जाए या उन्हें रिहा की जाए। इरविन चालाक था, ठीक है हम तुम्हारी बात मानते हैं। घोषणा पत्र निकाला कि सारी राजनयिक मामले के जितने भी अपराधी हैं उन्हें रिहा किया जाता है, सिवाय अपराधी मामलों को छोड़कर। महात्मा गांधी चले गए। समय आया 29 मार्च 1931 रात 7:33 भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाने के लिए इकट्ठे हो गए सभी लोग। भगत सिंह की फांसी अगले दिन होने वाली थी, लेकिन चुपके से ही रात में भगत सिंह की फांसी 7:33 पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी का हुक्म आ जाता है कि रात में ही इसकी फांसी दिया जाए। सारे लोग इकट्ठे थे कि सुबह होते ही हम जेल के दरवाजे तोड़ देंगे और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को बचा लेंगे। लेकिन क्या पता था कि मेरे भारत के ऐसे वीर जवान को ऐसी सजा मिलेगी कि उन्हें पूरा भारत देश याद करेगा। और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को जब पता चला कि अगले दिन मुझे फांसी होने वाली है, तब भगत सिंह रात में ही भगत सिंह कुछ किताबें पढ़ रहे थे लेनिन की। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा था। कुछ जेलर अच्छे थे, बोले कि ओए भगत, कुछ रामायण, महाभारत, गीता ये सब तो पढ़ ले। बोले कि मैं भगवान पर विश्वास नहीं करता हूं। भगत सिंह बोले मैं नास्तिक क्यों हूं? एक किताब भी लिखे हैं जब जेल में थे भगत सिंह, पंजाब की लिपि की समस्या, बम के दर्शन, मैं नास्तिक क्यों हूं, विद्यार्थी और राजनीति जीवन, एक पत्र और एक लेख, ऐसे ढेर सारी किताब जेल में रहते हुए भगत सिंह ने लिखे हैं, जिसमें आपको एक लेख और एक पत्र पढ़ना है। और ये उस समय की बात है जब भगत सिंह बम फेंके थे 1929 को और अपने आप को सरेंडर किए थे। तब जेल में रखकर सुखदेव जी के नाम एक पत्र लिखे थे, एक लेख और एक पत्र, और बोले थे कि सुखदेव तुम बाहर से तुम लोग अंग्रेजों के छक्के छुड़ाओ, हम लोग अंदर से अंग्रेजों के छक्के छुड़ाते हैं। बताए थे कि सुखदेव डरना नहीं, विपत्तियां आपको पूर्ण बनाने के लिए होती है। अगर कोई समस्या आया है तो उस समस्या का हम उपाय नहीं सोचेंगे, बल्कि उस समस्या से हम लड़ेंगे, और वो समस्या व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। इसी के नाम को लेकर भगत सिंह ने एक लेख और एक पत्र लिखा था अपने सुखदेव जी के नाम। उसके बाद जब तहकीकात हुआ तो सारे लोग गिरफ्तार हुए। भगत सिंह, सुखदेव, भगत सिंह तो पहले ही थे, बटुकेश्वर दास, उसके बाद सुखदेव, राजगुरु, सारे लोग आ गए। और जब जेल में सब इकट्ठे हुए तो इनको चूहे के मल वाला रोटी, गंदे गंदे कपड़े दिए जाते थे, खाना खराब दिया जाता था, पढ़ने के लिए ना अखबार ना किताब, कुछ भी नहीं था।
दूसरे अपराधियों के जैसा उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। तो भगत सिंह उनके साथी जेल में ही आंदोलन किए और कहें कि जब तक हमें पहनने के लिए अच्छे कपड़े, खाने के लिए अच्छा खाना और पढ़ने के लिए किताबें नहीं दी जाती, तब तक हम खाना नहीं खाएंगे, हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल, स्ट्राइक। अंग्रेज जब सुने कि तो बोले कि मरने दो, जब 2-4 दिन होगा तो खुद ही खाने के लिए तरसेंगे। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, 100 से ज़्यादा दिन हो गए थे, 155-56 दिन हो गए थे। कुछ कुछ किताबों में केवल 55-56 दिन बताया जाता है, लेकिन 155 से 56 दिन हो गए थे उन लोग को भूख हड़ताल करते हुए। उसी समय जब वो लोग जेल में थे दोस्तों, तो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने नारा दिया, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे तुझे बता देंगे ए आसमां, अभी से हम क्यों बताएं तुझे क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए कातिल में है। ये तो नारा हुआ दोस्तों, उन लोग को जुनून मिलता था। और हम अगर बात कहें कि इसको अगर गा कर वो लोग गाएं तो ऐसा लगेगा कि ताकत मिल रहा है बिना खाना का भी। एक जुनून है कि देश को आज़ादी करना, आज़ादी दिलाना है, हमारे देश को आज़ाद करना है। अगर वो लोग अगर इस पंक्ति को गाते तो कैसे गाते? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे तुझे बता देंगे ऐ आसमां, अभी से हम ये क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। जब ये पंक्तियाँ आती थी एक जुनून, ताकत आ जाता था दोस्तों अपने देश से लड़ने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो इस प्रकार हमारे भगत सिंह अपने देश के लिए कुर्बान हुए और रात में ही एक कानून बना और भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी की सज़ा दे दी गई और सारे लोगों को, कुछ लोगों को उम्र कैद, कुछ लोगों को रिहा कर दिया गया। और दोस्तों ये आप सर्च करके देख भी सकते हैं, सारी चीज़ ये गूगल पर मौजूद है, आप देखिए, सिलेबस देखिए और ढूंढिए इस सारे प्रश्न को जो हम आपको डाउट लग रहा है दोस्तों, कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब देंगे। तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी की सज़ा मुकद्दर हुई और रात में ही 7:33 पर फांसी दे दी गई। क्यों? क्योंकि सुबह होते ही सारे लोग रात में ही इकट्ठा होना शुरू हो गए थे कि हम किसी भी तरह भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को रिहा करवाएंगे, जेल से छुड़वाएंगे। अंग्रेज डरते थे कि ये आंदोलनकारी उग्र हो जाएंगे, जेल को पूरा जला देंगे, उखाड़ फेंकेंगे, तो ये 3 फिर क्रांतिकारी और उग्र हो जाएंगे, अगर यहाँ से निकलेंगे तो इन्हें फांसी की सज़ा देनी ही पड़ेगी। और रात में ही ये इनको फांसी की सज़ा देने के लिए सभी लोग तैयारी करने लगे। और जेलर कहा कि तुम्हें फांसी कल सुबह होगी तो तुम पढ़ लो रामायण, गीता, महाभारत। तो भगत सिंह ने कहा कि हम इस पर विश्वास नहीं करते हैं, अगर ईश्वर होते तो उसी समय उसकी सज़ा मुकद्दर करते, उसे सज़ा देते, ताकि पापी को पाप करने का मौका नहीं मिलता। भगत सिंह ने जेल में ही पंजाब की लिपि भाषा की समस्या, बम का दर्शन और आपका विद्यार्थी और राजनीति जीवन, एक लेख और एक पत्र, सारी किताबें लिखें। और उसी समय जब ये पकड़ाए थे, बम फेंक कर सरेंडर किया था, तो भगत सिंह ने एक लेख और एक पत्र सुखदेव के नाम लिखा था कि सुखदेव तुम बाहर से आंदोलन करो, हम लोग अंदर से आंदोलन करते हैं और दिखाते हैं कि क्या होते हैं क्रांतिकारी, जो भारत के लिए अगर कुछ करने का जुनून अगर उसके दिल में समा जाए। तो बोले थे कि सुखदेव तुम डरना नहीं, विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, विपत्तियां आना चाहिए, विपत्ति आएगी, उससे डरना नहीं है, उससे लड़ना है, उसके लिए कोई उपाय नहीं खोजना है, उससे लड़ना है। यही लिखे थे एक लेख और एक पत्र जेल में। उसके बाद जब ये पत्र लिखे, उसके पत्र पढ़कर कुछ दिन के बाद सारे लोग पकड़े गए, कुछ लोग खुद सरेंडर हो गए भगत सिंह के साथ मिलने के लिए। उसके बाद भगत सिंह को, सुखदेव राजगुरु, ये 3 वीर पुरुष को, पुत्र को, है ना, फांसी की सज़ा दे दी गई 23 मार्च 1931 को। उसके रात ही 7:33 पर और उनके शरीर को बोटी बोटी काटकर नदी के किनारे जला दिया गया, ताकि वे पहचाने नहीं जा सके कि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु है, ताकि कोई बहाना बना दिया जाए कि वे कहीं और शिफ्ट कर दिए गए हैं। इस प्रकार हमारे वीर सपूत भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु का
शहीदी दिवस हम आज भी याद करते हैं और नमन करते हैं ऐसे वीर पुरुष भारत के भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कि जब तक ये धरती रहेगी तब तक भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को ये धरती याद करते रहेगी। भगत सिंह की जय, सुखदेव की जय, राजगुरु की जय। और जब ये फांसी की सज़ा लिए थे तब वे यही कहते हैं, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद कहते हुए फांसी के फंदे को चूमते हुए शहीद हो गए मेरे दोस्तों, शहीद हो गए। जय हिंद।